वेलकम अगेन। ये अध्याय 5 पृष्ठ रसायन कक्षा 12वीं का अंतिम पार्ट है। वैसे तो पिछला वीडियो ही अंतिम होने वाला था, परंतु वीडियो कुछ लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया ताकि आप लोगों को इसे सुनने और समझने में आसानी रहे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत कण संचलन के बारे में, और साथ ही साथ रक्षिकोलाइड क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, और हमारे चारों ओर कोलाइड अर्थात कोलाइड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और अनुप्रयोग जो पिछले पार्ट में आप लोगों को रूपरेखा बताई थी, तो उसके जो अंतिम भाग बच गए थे ये वही हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी ही इसे चालू करते हैं विद्युत कण संचलन से। संचलन में क्या किया जाता है, एक यू आकार की नली ली जाती है। ये देखिए, यहाँ पर मैं पिक्चर को जूम कर रही हूँ। जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की गई है तब सारे कण समान रूप से वितरित हैं, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत आवेश की ओर कोलाइडी कणों का संचलन होने लगता है। यह क्रिया विद्युत कण संचलन कहलाती है। जब किसी उपयुक्त प्रकार से विद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति को रोका जाता है तो यह देखा गया है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। इस परिघटना को हम विद्युत परासरण भी कहते हैं। तो ये अगला गुण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदन। द्रव्यरागी सॉल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश को हटा दिया जाए, देखिए स्थायित्व इसलिए क्योंकि सारे कण क्या हैं, आवेशित हैं। जब ये आवेशित हैं तो समान प्रकार का आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करते हैं इसीलिए ये तली पर नहीं बैठता और कोलाइड विलयन कोलाइड अवस्था में रहता है। यदि इनका आवेश नष्ट कर दिया जाए तो ये एक सामान्य निस्यंद की तरह काम करने लगेंगे अर्थात तली में बैठ जाएंगे। तो क्या किया जाता है, यदि इनका आवेश हम किसी कारण नष्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, यानी कि अवक्षेपित हो जाएगा। तो कोलाइड कणों का नीचे बैठना स्कंदन कहलाता है, और स्कंदन कई विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे विद्युत कण संचलन द्वारा। मतलब अभी अभी आपको विद्युत कण संचलन बताया है। यदि हम इस पर विद्युत धारा अप्लाई करें और कैथोड और एनोड लगा दें तो ये क्या करेंगे, अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और इनका आवेश जो है वो नष्ट हो जाएगा और ये अवक्षेपित हो जाएंगे। दूसरा चीज़ विद्युत क्वथन द्वारा। यदि हम कोलाइड विलयन को उबाल दें तो इनके अणुओं के साथ कोलिजन यानी कि उनका जो आपस में टकराना है वो बढ़ जाता है, और इनकी जो अधिशोषण की परत होती है वो टूट जाती है, और इस प्रकार इनका जो आवेश है वो कम हो जाएगा और ये अवक्षेपित के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। यदि कोई प्रचुर मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो ये क्या करते हैं, अपने विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, और इस प्रकार यह नष्ट हो जाता है और स्कंदित हो जाता है। एक और तरीके से भी हम इसे स्कंदित कर सकते हैं। जब दो विपरीत आवेशित सॉल को लगभग समान अनुपात में मिला दिया जाए तो भी ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्कंदन होता है। अब यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। वो ये है कि स्कंदन करने के लिए एक हम इस्तेमाल करते हैं उसका हम उसे ऊर्णी कर्मक कहते हैं। जिस विद्युत अपघट्य का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ऊर्णी कर्मक कहा जाता है। और ऊर्णी कर्मक जो है ये वास्तव में आयन होता है, ठीक है। और ऊर्णन क्षमता का जो क्रम है वो हार्डी-सुलजे नियम के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिस पर आवेश अधिक होगा, जैसे एल्यूमिनियम पे -3 आवेश है, मैग्नीशियम पे +2 आवेश है, सोडियम पे +1 आवेश है, +3 ना। तो जिस पर आवेश ज़्यादा होता है उसकी ऊर्णन क्षमता भी जो है वो अधिक होती है। तो
नेक्स्ट जो इसका है हार्डी-सुलजे नियम हम समझ लेते हैं। हार्डी-सुलजे नियम जो है वो ऋण सॉल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता या धनात्मक सॉल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता के क्रम को, जैसे मान लीजिए यदि विद्युत अपघट्य धनावेशित है तो आप वहाँ पर किस प्रकार के ऊर्णीकर्मक उपयोग में लाएंगे, ऋणावेशित वाले। और यदि कोलाइड ऋणावेशित है तो आप वहाँ पर धनावेशित ऊर्णीकर्मक उपयोग में लाते हैं। ठीक, तो इनकी ऊर्णन क्षमता को हार्डी-सुलजे नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। जिसका आवेश जितना अधिक होगा वो उतना अच्छा स्कंदक होगा। अर्थात यदि एल्यूमिनियम और सोडियम में देखा जाए तो एल्यूमिनियम आयन ज़्यादा अच्छे स्कंदक हैं, ज़्यादा ऊर्णन क्षमता उनकी होती है। तो किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, स्कंदन मान कहलाती है। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी ही कम आयन की शक्ति होती है। फिर कोलाइडी का रक्षण भी देख लेते हैं। हमें द्रव विरागी जो कोलाइड होते हैं उनके स्थायित्व के लिए हमें उसमें रक्षी कोलाइड मिलाने होता है। रक्षी कोलाइड वह होते हैं जो उनको स्कंदन से रोकते हैं। ये क्या करते हैं, द्रव विरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं और उनका विद्युत अपघट्यों से रक्षण करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोलाइड संबंधी रोचक तथ्य। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, ये एक सामान्य ज्ञान में भी आता है। जैसे आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। मतलब हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पर भी कोलाइड के सिद्धांत का यूज़ होता है। फिर कोहरा, धुंध और बरसात। जब हवा की परत बहुत बड़ी मात्रा में धूल के कण रहते हैं हवा में, तो उसके जो नीचे वाला जो भाग रहता है वो ठंडा हो जाता है और कणों पर संघनित हो जाता है, जिसे हम बिंदुक यानी कि ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो ये बिंदुक जो है वो कोलाइड प्रकृति के होने के कारण धुंध या कोहरे के रूप में तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार धुंध या कोहरे का बनना भी जो है वो कोलाइडी कणों के सिद्धांत पर, कोलाइडी विलयन के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत सारी खाद्य सामग्री जैसे दूध, मक्खन, आइसक्रीम, फलों का रस, ये भी किसी न किसी रूप में कोलाइड ही होते हैं। ब्लड यानी कि रुधिर जो है वो हमारा कोलाइडी विलयन है। इसमें फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड के विलयन का उपयोग जो है वो रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि जैसे ही फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड करते हैं तो स्कंदन होने के कारण थक्का बन जाता है और खून बहना रुक जाता है। मृदा भी जो है वो कोलाइड प्रकृति की होती हैं। नदियों पर डेल्टा का बनना, जो समुद्र के जल में बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं। जब नदी का जल समुद्र से मिलता है, जहाँ पर भी नदी का जल समुद्र से मिलता है, तो समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य जो हैं वो मिट्टी के कोलाइड विलयन को स्कंदित कर देते हैं, जिससे यह जम जाती है और डेल्टा बनता है। इसके बाद कोलाइड के अनुप्रयोग, ये आप कोई भी बुक जो रेफ़र करेंगे उसमें दिए हुए हैं। जैसे धूम्र, कार्बन, आर्सेनिक, धूल आदि ठोस का कण वायु में कोलाइडी विलयन है। तो चिमनी के बाहर आने से पहले धुएं को इसके कणों के आवेश के विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के कक्ष में से गुजारा जाता है। कण इन प्लेटों के संपर्क में आने पर अपना आवेश खो देते हैं और अवक्षेपण हो जाता है। तो इस प्रकार कण कक्ष के फर्श पर बैठ जाते हैं और इस अवक्षेपक को कॉट्रेल अवक्षेपक कहा जाता है। मतलब हम धुएं को अवक्षेपित कर सकते हैं कोलाइड के सिद्धांत का प्रयोग करके। पेयजल का शुद्धिकरण भी जो है वो इसी प्रकार होता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल जो है वो प्राय अशुद्ध होते हैं, तो ऐसे जल में निलंबित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए फिटकिरी मिलाते हैं। बहुत सारी औषधियाँ जो हैं वो कोलाइड प्रकृति की होती हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका उपयोग पेट की गड़बड़ी को दूर करने में किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कफ सिरप भी जो होते हैं वो कोलाइडी मिश्रण होते हैं। पशुओं की खाल कोलाइडी प्रकृति की होती है। जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं
और इसे टेनिन में भिगोया जाता है, जिस पर ऋणावेश वाले कोलाइडी कण होते हैं, तो इनका स्कंदन हो जाता है। इस प्रकार चर्म जो है वो कठोर हो जाता है और चर्म शोधन की प्रक्रिया कहलाती है यह। साबुन और अपमार्जक की शोधन की क्रियाविधि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में जो जिलेटिन में प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन जो है वो इस पर लगाया जाता है और सेलुलाइट फिल्मों पर विलोपन करके फोटोग्राफी प्लेट बनाई जाती है। रबर उद्योग में भी जो लेटेक्स रबर के ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, कणों का विलयन होता है, जो रबर लेटेक्स है वह। और बहुत सारे उद्योगों जैसे पेंट, स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक, रबड़, ये सारे सीमेंट, सब में कोलाइडी विलयन है। तो इस प्रकार ये अध्याय आप लोगों का पूर्ण होता है। इसमें कोई टॉपिक को अगर आप पर्टिकुलरली अलग से उस टॉपिक पर वीडियो चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक का आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो बना के भी देंगे। वैसे अभी तक के लिए आप लोगों का सिलेबस जो 40% कम किया गया है वह पूर्ण हो चुका है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के अपडेट्स असाइनमेंट के बारे में भी आप लोगों को मिलते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।